हेलो गाइज, मैं भरत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ अरिथमेटिक रिवीजन की एक ऐसी सीरीज जिसमें हम एवरीडे यहाँ पे 10 to 15 क्वेश्चंस करते हैं। मतलब आपकी एवरीडे अरिथमेटिक के ऊपर यहाँ पे प्रैक्टिस भी होती जाएगी एंड रिवीजन भी होती जाएगी। यहाँ पे आपको एवरी टॉपिक पे कोई ना कोई एक क्वेश्चन डेली जरूर मिलेगा जिससे कि आपकी बेहतरीन लेवल की प्रिपरेशन होगी गाइज। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में प्रीलिम्स के पजल के लिए यहाँ पे 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मेंस के पजल के लिए यहाँ पे 500 मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मेंस के पजल छोड़ के जितने भी मिसलेनियस रिमेनिंग टॉपिक आते हैं उसके लिए यहाँ पे मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे हम टॉप 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले जो कि यहाँ पे काफ़ी बेस्ट क्वालिटी के एंड टॉप क्वालिटी के। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको एग्जाम के क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल के लगेंगे, इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ गाइज। तो इस सिंप्लीफिकेशन की सीरीज अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। इस सीरीज में बहुत सारा प्यार मिला है गाइज मुझे। ये सभी सीरीज में काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमेंट आए एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिला है। तो प्लीज़ गाइज ये सभी कंटेंट यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, तो प्लीज़ गाइज एक बार देख लीजिए। एंड गाइज अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने क्वालिटी के क्वेश्चंस, इतना क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलेगा गाइज। इतने अच्छे क्वेश्चंस आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे एंड ये क्वेश्चन आपको 10-12 हज़ार देने के बाद पेड कोर्स में भी पढ़ाए जाएंगे। एंड मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इतने फास्टेस्ट वे में, इतने अच्छे क्वालिटी के साथ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे भी आपको लेंदी मेथड बताई जाएगी, पेड कोर्स में भी आपको यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड बताई जाएगी। मतलब आप एक्स लीजिए, अज्यूम कीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए। बट गाइज यहाँ पे मैं रेशियो से, यहाँ पे यूनिट मेथड लगा के फास्टेस्ट वे में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। और गाइज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये सेशन में कंटिन्यू लेके आ सकूं। क्योंकि गाइज आपको भी पता है कि इतने क्वालिटी के क्वेश्चन अगर आपको फ्री में मिल रहे हैं तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, मुझे भी आपका प्यार चाहिए, मुझे भी आपके व्यूज चाहिए। अगर आप देखोगे तो मुझे ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिलेगा, आपको कमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको सच में मेरी टीचिंग अच्छी लग रही होगी तो प्लीज कमेंट कीजिए। बट अगर आप व्यू भी करते होगे, अगर आप मेरा वीडियो देखते भी होगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी टीचिंग अंडरस्टैंड हो रही है, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड एवरी वीडियो जरूर देखिए गाइस, क्योंकि यहाँ पे एवरी वीडियो में ढेर सारे क्वालिटी के क्वेश्चंस भरे पड़े। तो चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। आधे से ज्यादा लोगों ने तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया होगा मेरे एक्सप्लेनेशन करते समय। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, मनीष टू अ लोन ऑफ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम अ बैंक एट 10% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे 10% का यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है कितने ईयर के लिए, यहाँ पे 2 ईयर के लिए, जो कि यहाँ पे मनीष ने एक बैंक के तरफ से लिया होगा लोन। ठीक है, अब यहाँ पे उसने आगे क्या किया है, अब यहाँ पे उसने जितना भी लोन लिया है उतना लोन उसने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मोक्ष को यहाँ पे दे दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से यहाँ पे 2 ईयर के लिए। अब आगे क्या बोला है, ये पूरे प्रोसेस में, ये पूरे तामझाम में उसने यहाँ पे 2400 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट बना दिया। अब आगे क्या बोला है, व्हाट इज द बोरोड अमाउंट बाय द मनीष। ठीक है, मतलब यहाँ पे मनीष ने कितने रुपीज का लोन लिया होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सिंपल वे में आपको बताता हूँ, आप ध्यान दीजिए, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है एंड ये क्या है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 रुपीज होगी, ठीक है, दोनों जगह पे 100 रुपीज कंसिडर करता हूँ, तो 100 रुपीज पे अगर यहाँ पे 10% का सिंपल इंटरेस्ट होगा एंड यहाँ पे 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा यहाँ पे 2 ईयर के लिए, तो डिफरेंस क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एंड यहाँ पे सेकंड ईयर में, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में 10% का इंटरेस्ट मतलब कितना होगा, 100 रुपीज पे यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे 10 रुपीज का इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज कितने में हो जाएगी, यहाँ पे 10 रुपीज का हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे सेकंड ईयर में फिर से यहाँ पे इंटरेस्ट किस पे लगेगा, यहाँ पे ओरिजिनल मुद्दल पे लगेगा, मतलब यहाँ पे ओरिजिनल यहाँ पे अमाउंट पे लगेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेकंड ईयर पे भी यहाँ पे 100 रुपीज पे यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिला मुझे, यहाँ पे फर्स्ट ईयर पे मुझे 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिला एंड सेकेंड ईयर में भी सेम ही इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिला वही इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे सेकंड ईयर में मिलेगा। तो ओवरऑल इंटरेस्ट यहाँ पे मुझे कितने रुपीज का मिला, ओवरऑल इंटरेस्ट यहाँ पे 20 रुपीज का मिला। ठीक है, तो यहाँ पे 100 पे यहाँ पे 2 साल बाद मुझे कितने रुपीज मिले, यहाँ पे 120 रुपीज मिले। ठीक है, इंटरेस्ट मिला के, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल थी मेरी 100 रुपीज एंड यहाँ पे इंटरेस्ट कितने का मिला, यहाँ पे 20 रुपीज का मिला, तो अमाउंट कितने की बन गई, यहाँ पे 120 रुपीज मिलेगी मुझे 2 साल बाद। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात रहेगी तो 100 रुपीज पे, तो यहाँ पे 100 रुपीज पे फर्स्ट ईयर पे
10% के इंटरेस्ट से, तो यहाँ पे 10% के इंटरेस्ट से यहाँ पे कितने रुपीज़ बनेंगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है, फर्स्ट ईयर में तो 10 रुपीज़ बनेगी, ठीक है। मतलब 100 पे 10% का इंटरेस्ट मतलब कितने पे बनेंगे, यहाँ पे 10 रुपीज़ बनेंगे। अब गाइस यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे सेकेंड ईयर पे यहाँ पे प्रिंसिपल पे नहीं लगेगा, ठीक है, प्रिंसिपल पे नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पे प्रिंसिपल एंड यहाँ पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो भी रहेगा इन दोनों पे कंबाइन लगेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सेकंड ईयर पे इंटरेस्ट किस पे लगेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल पे लगेगा एंड यहाँ पे इंटरेस्ट पे लगेगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे लगेगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितनी थी, प्रिंसिपल थी 100 एंड यहाँ पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था, 10 था, तो यहाँ पे 110 पे यहाँ पे सेकंड ईयर का यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 110 का 10% कितना होता है, 110 का 10% तो 11 रुपीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 रुपीज़ हो जाएंगे। वही गाइस यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो भी यहाँ पे अमाउंट थी वही यहाँ पे सेकंड ईयर में थी, वही यहाँ पे थर्ड ईयर में इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में। बट गाइस वही यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल एंड यहाँ पे इंटरेस्ट लगता जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे मनीष एक बैंक से लोन लेता है। अब यहाँ पे लोन कितने भी अमाउंट का लेता होगा हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि उसने यहाँ पे मोक्ष को 10% के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल के लिए पैसे दिए, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं गाइस, यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगाना पड़ता है सिंपल वे में। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है गाइस, 10% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/10 होती है, ठीक है, 1/10 होती है। इसका मतलब यहाँ पे 10 का 10% क्या होता है, 1 होता है। इसे हम कैसे रीड करेंगे, 10 का 10% क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे 10 पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब क्या होगा, 1 यूनिट का इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब वो चीज़ कितने में बन जाएगी, यहाँ पे 11 में बन जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल था एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई। अब यहाँ पे सेकेंड ईयर में क्या होगा, फिर से वो चीज़ क्या हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी। तो सेकेंड ईयर में भी वो चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पे फिर से 10 से 11 हो जाएगी। तो गाइज यही क्या है, यहाँ पे सक्सेसिव मेथड है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे 10 × 10 क्या मिलेगा, 100 मिलेगा एंड यहाँ पे 11 × 11 क्या मिलेगा, यहाँ पे 121 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फाइनल वैल्यू मिलेगी। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल होगा 100 रुपीज़ एंड यहाँ पे अमाउंट क्या होगी, यहाँ पे अमाउंट होगी 121 रुपीज़, ठीक है। तो ओवरऑल उसको यहाँ पे कितने रुपीज़ का फायदा हो गया, यहाँ पे 21 रुपीज़ का फायदा हो गया। इसका मतलब उसको यहाँ पे 21 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला होगा। अगर उसने यहाँ पे 100 रुपीज़ बैंक में डाले होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो यहाँ पे उसको कितने मिले होंगे 2 साल बाद, यहाँ पे 121 रुपये मिले होंगे। मतलब यहाँ पे उसने यहाँ पे प्रॉफिट कितने का कमाया होगा, यहाँ पे 21 रुपये का कमाया होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज वही अगर 100 रुपीज़ उसने अगर बैंक से लोन लिया होगा मनीष ने, ठीक है, तो गाइज 100 रुपीज़ पे 10% के इंटरेस्ट से यहाँ पे 2 साल में उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में उसको यहाँ पे 10 रुपीज़ इंटरेस्ट देना पड़ेगा एंड यहाँ पे सेकेंड ईयर में 10 रुपीज़ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ओवरऑल उसको यहाँ पे 20 रुपीज़ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर उसने यहाँ पे 100 रुपीज़ बैंक से लोन लिया होगा तो उसको कितना चुकाना है 2 साल बाद, उसको यहाँ पे 120 रुपये चुकाना है 2 साल बाद। मतलब यहाँ पे 10 एंड यहाँ का 10 मिला के 20 रुपीज़ इंटरेस्ट चुकाना है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे 120 रुपीज़ बैंक को चुकाने हैं। तो उसने क्या किया गाइस, उसने लोन लेते ही वो पैसा क्या कर दिया, वो पैसा उसने यहाँ पे मोक्ष को दे दिया। अब यहाँ पे मोक्ष के लिए तो ये प्रिंसिपल है, ठीक है, तो मोक्ष के लिए तो 100 रुपीज़ प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे मोक्ष क्या करेगा, उसको यहाँ पे 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल बाद यहाँ पे 121 रुपये रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मनीष को 2 साल बाद कितने रुपीज़ रिटर्न मिल गए, यहाँ पे 121 रुपीज़ रिटर्न मिल गए, ठीक है। बट मनीष को बैंक को कितने रिटर्न करने, 120 रुपये रिटर्न करने हैं बैंक को, क्योंकि बैंक का कौन सा इंटरेस्ट रेट है, बैंक का तो सिंपल इंटरेस्ट रेट है 2 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मनीष को कितने रिटर्न करने थे, यहाँ पे 120 रुपये रिटर्न करने थे। बट मनीष ने यहाँ पे चालाकी कर दी, उसने क्या कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट से मोक्ष को पैसे दे दिए। तो मोक्ष ने उसको इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे 121 रुपये लौटा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 121 में से उसको यहाँ पे 120 रुपये यहाँ पे बैंक को चुकाने। अब यहाँ पे उसके पास कितने बचेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 121 यूनिट में से उसने अगर यहाँ पे 120 यूनिट बैंक को चुका दिए तो उसके पास कितने यूनिट बचेंगे, 1 यूनिट बचेगा। बट यहाँ पे क्या बोला है कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में
में उसको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 2400 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 2400 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है गाइस, आपको पूछा है व्हाट इज द बोरोड अमाउंट बाय द मनीष। ठीक है, तो उसने बैंक से कितना लोन लिया था, यहाँ पे 100 यूनिट लोन लिया था, तो एक यूनिट की वैल्यू 2400, तो यहाँ पे 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2400 एंड उसके पीछे यहाँ पे 20, मतलब यहाँ पे उसने 2,40,000 का उसने यहाँ पे लोन लिया था। ठीक है, उस पे उसको यहाँ पे 2400 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो ये 101% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। गाइज इतना डिटेल वे में आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलेगा, इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइज, यहाँ पे दिया है एबीसी एंटर इनटू द पार्टनरशिप सच दैट द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी इज 2:3। इसका मतलब यहाँ पे ए एंड बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, यहाँ पे 2:3 है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज टू सी इज 1:2। तो यहाँ पे बी इज टू सी का रेशियो क्या है, यहाँ पे 1:2 है। ठीक है, तो यहाँ पे बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों को हमें सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 को से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 3 एंड यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 6। इसका मतलब बी इज टू सी की रेशियो क्या है, 3:6 है। अब यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू 3 है एंड यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 3 है। अब यहाँ पे तीनों के रेशियो को मैं कंबाइन कर दूंगा, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, तो इस रेशियो में मैं यहाँ पे सी का रेशियो भी मिक्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे ए इज टू बी इज टू सी की रेशियो क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 2:3 यहाँ पे सी की रेशियो क्या मिल जाएगी, सी की रेशियो यहाँ पे 6 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या दिया गया, यहाँ पे इफ ए इन्वेस्टेड हिज मनी फॉर 1.5 ईयर, 1.5 ईयर मतलब क्या होगा, यहाँ पे 18 मंथ होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ईयर मतलब 12 मंथ एंड हाफ ईयर मतलब यहाँ पे 6 मंथ, इसका मतलब यहाँ पे 18 मंथ होगा। ठीक है, अब आगे बोला है बी इन्वेस्टेड हिज मनी फॉर 2 ईयर, मतलब यहाँ पे बी कितने मंथ के लिए, बी यहाँ पे 2 ईयर मतलब यहाँ पे 24 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, एंड सी इन्वेस्टमेंट हिज मनी फॉर 5 ईयर, तो यहाँ पे सी कितने के लिए, यहाँ पे 5 ईयर मतलब कितना मंथ होता है, तो यहाँ पे 60 मंथ के लिए यहाँ पे सी ने इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, अब आगे बोला है इफ द प्रॉफिट अर्न बाय बी इज 15 लाख फाइंड द सम ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है एंड यहाँ पे ये क्या है, इनके टाइम पीरियड की रेशियो है। ठीक है, अब गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ कट होता है क्या देखते हैं, तो एक ही इन्वेस्टमेंट 18 मंथ के लिए, इसकी यहाँ पे 24 मंथ के लिए, इसकी यहाँ पे 60 मंथ के लिए, तो यहाँ पे एवरी जगह पे यहाँ पे 6 से डिवाइड कर सकता हो, तो 6 3 जा, यहाँ पे 6 4 जा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 16 जा। ठीक है, तो यहाँ पे इनके टाइम पीरियड की रेशियो क्या मिल गई, यहाँ पे 3 4 एंड 10 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी तरह से लिख देता हूँ 3 4 एंड 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 10। अब गाइस यहाँ पे एवरी जगह पे से कोई ना कोई कट हो सकता है क्या, यहाँ पे एवरी जगह पे 3 कट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चला गया, यहाँ पे 3 चला गया, यहाँ पे 3 जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे एवरी जगह पे 2 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ का 2 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो को अगर मैं टाइम पीरियड के रेशियो से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे प्रॉफिट की रेशियो मिल जाएगी। ठीक है, तो इनकी प्रॉफिट की रेशियो क्या मिल जाएगी, 1:2:10 मिल जाएगी। बट आपको क्या बोला है कि यहाँ पे बी का प्रॉफिट कितना है, 15 लाख का है, बट यहाँ पे बी का प्रॉफिट कितने का है, यहाँ पे 2 यूनिट का है, तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 15 लाख हो जाएगी। ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 15 लाख होती है तो आपको क्या पूछा है, फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय ए एंड बी टुगेदर। तो ए एंड बी का प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे ए का प्रॉफिट है 1 यूनिट, बी का प्रॉफिट है 2 यूनिट, तो ए एंड बी का प्रॉफिट मतलब 1 यूनिट प्लस 2 यूनिट मतलब 3 यूनिट, तो आपको यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 7.5 लाख हो जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 7.5 लाख होती है तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 15 लाख एंड 7.5 लाख कितना होता है, यहाँ पे 22 लाख एंड यहाँ पे 50,000। ठीक है,
22,50,000 हो जाएगी। इसका ही मतलब यहाँ पे दोनों का प्रॉफिट मिला के कितना हो जाएगा, 22,50,000। तो ये भी क्वेश्चन 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 21 डेज। मतलब यहाँ पे ए एंड बी दोनों मिलके यहाँ पे 28 डेज में यहाँ पे जॉब कंप्लीट करते होंगे कोई भी, ठीक है। वही गाइस यहाँ पे बी एंड सी कैन फिनिश द सेम जॉब इन 20 डेज। वही गाइस यहाँ पे सेम जॉब बी एंड सी मिलकर यहाँ पे 20 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, सी अलोन कैन फिनिश द जॉब इन 40 डेज। अब यहाँ पे जो सी अलोन है ये 40 डेज में ये जॉब कंप्लीट करता होगा वही जॉब, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम जॉब। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि यहाँ पे बी अलोन कितने डेज में यहाँ पे जॉब कंप्लीट करता होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे क्या आते हैं, नंबर ऑफ डेज आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है गाइस, टोटल वर्क आता है। एंड ये टोटल वर्क क्या आता है गाइस, ये टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम होता है। मतलब यहाँ पे इन तीनों का कोई ना कोई मल्टीपल होता है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल होता है। एंड यहाँ पे क्या आती है गाइस, यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी आती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस आपको इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले कोई भी दो नंबर का एलसीएम अगर दिखता होगा तो काफी अच्छी बात है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे 40 दोनों का एलसीएम क्या है, यहाँ पे 40 है। मतलब यहाँ पे 22 जा 40 आता है एंड 41 जा 40 आता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, यहाँ पे 40 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे 28 एंड यहाँ पे 40 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करना पड़ता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 28 है एंड यहाँ पे क्या है, 40 है। अब यहाँ पे इनका रेशियो क्या आएगा गाइस, यहाँ पे अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 4 7 जा 28 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 10 जा 40, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 28 इंटू 10 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 280 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 280 क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 728 मतलब यहाँ पे 280 मिलेगा, ठीक है। आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए या फिर ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर तो एक ही आने वाला है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको सबसे पहले यहाँ पे कोई भी दो नंबर का यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो इजी नंबर थे, इनका एलसीएम तो 40 आता है, ये तो किसी को भी समझ में आ जाएगा देख के। अब यहाँ पे ये क्या है, ये 28 है एंड ये क्या है, 40 है। तो इनका एलसीएम निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे 28 एंड 40 का यहाँ पे सबसे पहले तो रेशियो निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 एंड 10 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो भी नंबर आएगा ना वो क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे 280 क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 280 लिख दूंगा। अब गाइस यहाँ पे एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क को अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दूंगा तो मैं यहाँ पे उनकी रेस्पेक्टिव यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझे ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालनी होगी तो यहाँ पे टोटल वर्क को यहाँ पे नंबर ऑफ डेज से मैं ए प्लस बी के डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 280 डिवाइडेड बाय क्या है, 28 है। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा, ठीक है। वैसे ही गाइस यहाँ पे बी प्लस सी की यहाँ पे अगर एफिशिएंसी निकालनी होगी तो यहाँ पे मैं कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे टोटल वर्क को अगर मैं डे से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 14 मिलेगा। तो यहाँ पे 14 क्या है, यहाँ पे बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, ठीक है। वही गाइस यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे 28 को अगर मैं यहाँ पे 40 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या 0 से 0 कट हो जाएगा। 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो 7 क्या हो जाएगी गाइस, 7 यहाँ पे सी अलोन की एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क। मतलब हमारे बी के यहाँ पे डेज निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बी के डेज निकालने के लिए हमको बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट बी के डेज नहीं निकाल सकते गाइस। क्योंकि आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि इस इक्वेशन में से ये वाला इक्वेशन अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे बी के नंबर ऑफ डेज तो डायरेक्ट ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 40 माइनस 20 चला गया तो यहाँ पे 20 डेज बी के हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है गाइस, क्योंकि इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को अगर मैं निकालूंगा तो एफिशिएंसी सब्ट्रैक्ट होती है गाइस, ना कि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगी, हमारे पास यहाँ पे एफिशिएंसी मिलेगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कैसे निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे इस इक्वेशन में से अगर यहाँ पे मैं ये इक्वेशन निकाल दूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे बी प्लस सी है एंड यहाँ पे क्या है, सी है। तो इस इक्वेशन में से मैंने ये इक्वेशन निकाल दिया तो यहाँ पे सी से सी कट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल बी की इक्वेशन क्या मिल जाएगी, बी की एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में से ये वाला इक्वेशन चला गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 14 में से 7 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कितनी मिल गई गाइस, बी की एफिशिएंसी तो यहाँ पे 7 मिल गई। तो अगर यहाँ पे बी की एफिशिएंसी 7 मिल गई तो हम यहाँ पे बी के एफिशिएंसी से बी के नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी को
को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे टोटल वर्क को, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे टोटल वर्क को अगर मैं डे से डिवाइड करता हूँ, अगर यहाँ पे टोटल वर्क को डे से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, वैसे ही गाइस अगर यहाँ पे टोटल वर्क को अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी से डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेंगे, डेज मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे एक ही फार्मूला ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इज डिवाइडेड बाय साइन होता है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय साइन होता है। एंड यहाँ पे अगर ये दोनों दिए होंगे एंड यहाँ पे अगर आपको टोटल वर्क निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 40 एंड यहाँ पे है 7। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 चौका 28 क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिलेगा। एंड यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो आपको ये मिलेगा, एंड इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो वैसे ही गाइस यहाँ पे बी के नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए यहाँ पे 7 से मुझे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 4 जा एंड पीछे एक 0, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, 40 डेज मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 40 डेज मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 40 डेज। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ अ प्लॉट इज 4:3। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी लेंथ कितनी है, 4 है, एंड यहाँ पे ब्रेथ कितनी है, 3 है। अब आगे क्या बोला है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परिमीटर एंड द एरिया ऑफ द प्लॉट इज 7:36। तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, यहाँ पे परिमीटर एंड यहाँ पे एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 यहाँ पे 36 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द परिमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ऐसा स्क्वायर होगा जिसकी साइड क्या होगी, जिसकी साइड यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, मतलब इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि इसकी लेंथ क्या होगी, यहाँ पे 4x होगी, एंड यहाँ पे ब्रेथ क्या होगी, यहाँ पे 3x होगी। ठीक है, तो यहाँ पे परिमीटर कैसे निकालते हैं गाइस, यहाँ पे इसकी भी लेंथ क्या होगी, 4x होगी, एंड यहाँ पे इसकी लेंथ क्या होगी, यहाँ पे 3x होगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये तो सभी को पता होगा। तो यहाँ पे परिमीटर मतलब क्या होता है, यहाँ पे चारों साइड की सम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों साइड की सम मतलब यहाँ पे 4x प्लस 4x क्या होगा, 8x, 8x प्लस 3x क्या होगा, यहाँ पे 11x, 11x प्लस 3x क्या होगा, यहाँ पे 14x। ठीक है, तो यहाँ पे इसका परिमीटर क्या हो गया, यहाँ पे 14x हो गया। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे रेक्टेंगुलर का यहाँ पे एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का फार्मूला क्या होता है गाइस, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसकी लेंथ कितनी है गाइस, यहाँ पे 4x है, इसकी ब्रेथ कितनी है गाइस, यहाँ पे 3x है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा गाइस, इसका एरिया यहाँ पे 12x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया क्या हो गया, यहाँ पे 12x² हो गया। तो हमने किसका रेशियो ले लिया गाइस, ये क्या था 14x, ये था परिमीटर, एंड ये क्या था गाइस, यहाँ पे ये नीचे का क्या था, यहाँ पे एरिया था। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे परिमीटर एंड एरिया का यहाँ पे हमने रेशियो ले लिया। बट गाइस आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, परिमीटर एंड एरिया का रेशियो तो क्या है, यहाँ पे परिमीटर है 7, तो यहाँ पे इज इक्वल टू परिमीटर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एंड यहाँ पे एरिया कितना है, यहाँ पे एरिया तो है 36, तो यहाँ पे x से यहाँ का 1x कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2x थे तो 1x कट हो गया। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, एंड यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे परिमीटर एंड एरिया का ये क्या है, रेशियो है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 से ये वाला 7 कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 से यहाँ पे 6 से कट हो जाएगा। ठीक है, 6 6 जा 36। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिंपल x बचा। तो गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ एंड यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पे ऊपर क्या मिला, ऊपर तो सब कट हो गए। ठीक है, 1 अपॉन यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिला, यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे 6 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज, x की वैल्यू यहाँ पे 6 मिल जाएगी। अगर गाइज यहाँ पे x की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 4x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 इंटू 6। 4 इंटू 6 मतलब क्या मिलेगी गाइज, यहाँ पे 4 इंटू 6 मतलब यहाँ पे 24 मिलेगी। ठीक है, एंड यहाँ पे 3x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 3 इंटू 6। 3 इंटू 6 मतलब क्या मिलेगी गाइज, 3 इंटू 6 मतलब यहाँ पे 18 मिलेगी। अब गाइज आपको क्या बोला कि एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, जिसकी साइड यहाँ पे रेक्टेंगुलर के लेंथ एंड ब्रेथ के सम के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर के लेंथ एंड ब्रेथ के बराबर यहाँ पे इसकी साइड होगी। तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे 24। रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी है, यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे 24 प्लस 18 ये क्या होगी, यहाँ पे स्क्वायर की साइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 24 प्लस 18
18 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 42 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 42 क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर की साइड हो जाएगी। 42 अगर साइड हो जाएगी तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द परिमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर का परिमीटर निकालना है। मतलब एक साइड की अगर यहाँ पे लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे 42 होगी, तो यहाँ पे चारों साइड की सम निकालनी पड़ेगी। तो एवरी साइड यहाँ पे इक्वल रहते हैं स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे 42 इंटू 4, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 6 एंड यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, तो परिमीटर ऑफ यहाँ पे रेक्टेंगल क्या होगा, यहाँ पे 168 यूनिट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 33.33% मोर देन दैट ऑफ द क्यूब। अब यहाँ पे क्या है, एक स्फीयर है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, एक क्यूब है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक क्यूब बना देता हूँ एंड यहाँ पे एक स्फीयर बना देता हूँ। अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे स्फीयर का जो भी सरफेस एरिया होगा, तो यहाँ पे स्फीयर का सरफेस एरिया जो भी होगा, तो यहाँ पे सरफेस एरिया स्फीयर का एंड यहाँ पे सरफेस एरिया क्यूब का, तो यहाँ पे बोला है कि 33.33% ज़्यादा होगा स्फीयर का। ठीक है, तो यहाँ पे 33% की फ्रैक्शन क्या होती है, यहाँ पे 1/3 होती है। तो इसे हम कैसे रीड करते हैं, 3 का 33.33% क्या होता है, 1 होता है। 3 का 33.33% क्या होता है, 1 होता है। मतलब ही अगर यहाँ पे क्यूब का सरफेस एरिया अगर यहाँ पे 3 यूनिट होगा, तो यहाँ पे 33.33% ज़्यादा। इसका ही मतलब यहाँ पे 3 का 33.33% तो 1 होता है। इसका ही मतलब यहाँ पे 1 यूनिट ज़्यादा। 1 यूनिट ज़्यादा मतलब यहाँ पे 33.33% ज़्यादा। इसका ही मतलब 3 पे 1 ज़्यादा, मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे स्फीयर का सरफेस एरिया 4 यूनिट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज आगे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर टू द साइड ऑफ द क्यूब। अब यहाँ पे क्या बोला है कि स्फीयर का रेडियस का एंड यहाँ पे साइड ऑफ द क्यूब। तो साइड ऑफ द क्यूब को मैं क्या लूँगा, यहाँ पे x लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड यहाँ पे साइड ऑफ द क्यूब का हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमें r/x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा गाइज, हमें यहाँ पे सबसे पहले तो सरफेस एरिया का हमें रेशियो दे दिया है 4 यूनिट एंड 3 यूनिट। तो हमें सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का भी फार्मूला पता है एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का भी फार्मूला पता है। ठीक है, सरफेस एरिया मतलब क्या होता है गाइज, अगर ये क्यूब समझो कि एक रूम है। ठीक है, अगर ये क्यूब अगर एक रूम होगी, तो यहाँ पे जो भी वॉल का पार्ट होगा, जो भी यहाँ पे टॉप का पार्ट होगा, जो भी यहाँ पे रूफ का पार्ट होगा एंड यहाँ पे जो भी ये 4 वॉल होंगे, ये सभी के सभी क्या होंगे, सरफेस एरिया होगा। ठीक है, वॉल्यूम मतलब क्या होगा गाइज, वॉल्यूम मतलब ये रूम के अंदर यहाँ पे जितने भी एयर होगी, यहाँ पे ये रूम के अंदर जितना भी यहाँ पे पैक एयर होगी, या फिर यहाँ पे रूम के अंदर पूरा पैक कोई भी सामान भर के होगा, कोई भी कपास भर के होगी, कोई भी ग्रेन्स भर के होंगे, तो जो भी यहाँ पे एयर ने ऑक्युपाइड किया है पार्ट, वो क्या होगा, वो इसका वॉल्यूम होगा। बट सरफेस एरिया मतलब क्या होगा गाइज, सरफेस एरिया मतलब यहाँ पे 4 वॉल होते हैं रूम को। अगर आप कोई भी रूम में बैठ के होगे, तो आप अज्यूम कीजिए कि आपके ऊपर एक टेरेस है। ठीक है, तो वो जो स्लैब का एरिया होगा, वो आप जिस भी रूम में होगे वहाँ पे 4 दीवार होगे, तो वो दीवार का एरिया पूरा, ठीक है, मतलब दीवार की वॉल का एरिया, ठीक है, चारों दीवार का। एंड आप जिस भी यहाँ पे रूफ पे बैठ के होगे, तो रूफ का सरफेस का एरिया। ठीक है, तो गाइज ऐसे यहाँ पे 6 स्क्वायर मिलके एक क्यूब बनता है। एंड स्क्वायर का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का सरफेस एरिया मतलब यहाँ पे साइड स्क्वायर। अगर यहाँ पे इसकी साइड हमने x अज्यूम कर दी, तो यहाँ पे x का क्या होगा, x का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये x स्क्वायर का यहाँ पे सरफेस एरिया होगा। वैसे यहाँ पे क्यूब में कितने स्क्वायर है, क्यूब में तो यहाँ पे 6 स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 4 वॉल, एक ऊपर का एंड एक नीचे का। तो यहाँ पे 6 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या मिला मुझे, ये यहाँ पे क्यूब का सरफेस एरिया मिला। ठीक है, वही गाइस है यहाँ पे इसे स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। स्फीयर का सरफेस एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला है, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, क्यूब का सरफेस एरिया का फार्मूला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर को यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब से मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका रेशियो तो मुझे पता है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या है, यहाँ पे 4 यूनिट है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 यूनिट। एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या है, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी मुझे पता है 3 यूनिट है, तो डिवाइडेड बाय में क्या है, यहाँ पे 3 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट से यूनिट खत्म, यहाँ पे 4 2 जा एंड यहाँ पे 2 3 जा। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। एंड यहाँ पे 3 से 3 खत्म एंड यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा पाई मतलब क्या होता है, यहाँ पे 22/7 होता है। ठीक है, एंड ऊपर क्या है, यहाँ पे आर का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय में क्या है, डिवाइडेड बाय में यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 2 है,
ठीक है। तो यहाँ पे 2 है एंड डिवाइडेड बाय में क्या है, यहाँ पे 1 है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? क्योंकि यहाँ के सभी नंबर कट हो गए तो यहाँ पे सिंपली 1 बचा। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 11 मिलेगा, ठीक है। अब गाइज ये एक्स स्क्वायर को मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो 11/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं बना के बताता हूँ। 11/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू हमें यहाँ पे एक्स का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा गाइज, ये एक्स स्क्वायर को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा एंड 11/7 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ये स्फीयर एंड अच्छे से आपको यहाँ पे समझा के बताता हूँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये इस डायरेक्शन में जाने के बाद उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 7/11 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा तो यहाँ पे आर अपॉन एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पे आर अपॉन एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे √7 अपॉन √ यहाँ पे 11 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। तो आपको क्या निकालना था, R/X का रेशियो निकालना था। तो यहाँ पे R/X का रेशियो क्या मिल गया, √7 यहाँ पे √11 मिल गया, ठीक है। तो गाइज ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। गाइज ये काफी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं पढ़ाएगा गाइज, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन होते हैं, आपको रेशियो के परसेंटेज के सिंपल क्वेश्चन करवाते हैं। बट अगर आपको ये सभी कंटेंट यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, यहाँ पे फ्री में इतने क्वालिटी के क्वेश्चंस, मुझे ये क्वेश्चन इजी करने के लिए कोई भी समय नहीं लगता था गाइज। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे 10 सेकंड का 20 सेकंड का भी बना सकता था, सिंपल भी रख सकता था। बट आपकी अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, आप अच्छे से सोच पाए, आपका ब्रेन टॉप लेवल पे यहाँ पे एक्टिवेट हो, इसलिए मैं यहाँ पे इतने क्वालिटी के क्वेश्चन लेके आया हूँ गाइज। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते। तो यहाँ पे क्या दिया है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5:3। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ यहाँ पे 5 है एंड जिसकी ब्रेथ यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द रेशियो बिटवीन ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 3:7। तो यहाँ पे रेशियो बिटवीन ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड साइड ऑफ द स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 3:7 क्या है, यहाँ पे 7 है। तो वैसे ही यहाँ पे ब्रेथ कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेथ क्या है एंड साइड क्या है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इफ द परिमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 24 मोर देन द परिमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहाँ पे बोला है कि स्क्वायर का भी जो भी परिमीटर होगा, स्क्वायर का जो परिमीटर होगा वो क्या है, 24 मोर है, ठीक है। 24 अगर मोर है किससे, रेक्टेंगल के परिमीटर से, ठीक है। तो रेक्टेंगल के परिमीटर में हमें 24 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इज इक्वल टू होगा स्क्वायर के परिमीटर से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का परिमीटर अमीर था 24 से अमीर था, तो हमें रेक्टेंगल के परिमीटर में यहाँ पे 24 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये इक्वल होगा स्क्वायर के परिमीटर से। तो इक्वेशन बनाने की अमीर एंड गरीब की ट्रिक है। ये डायरेक्ट पढ़ के भी मैं यहाँ पे लिख सकता था गाइज, बट आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस 24। तो यहाँ पे रेक्टेंगल के परिमीटर में 24 ऐड कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर का परिमीटर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रेक्टेंगल का परिमीटर निकाल लीजिए। परिमीटर मतलब चारों साइड की सम। तो यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा। तो 5 + 3 8, 8 + 5 क्या होता है, 8 + 5 यहाँ पे 13, 13 + 3 क्या होता है 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 यूनिट क्या हो जाएंगे, 16 यूनिट यहाँ पे रेक्टेंगल का परिमीटर हो जाएगा, ठीक है। वही गाइज यहाँ पे स्क्वायर में ऑल साइड आर इक्वल, तो यहाँ पे 7 7 7 7 मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा। तो 28 क्या हो जाएगा, 28 यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे परिमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे परिमीटर ऑफ स्क्वायर कितना ज़्यादा है, परिमीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। अगर यहाँ पे 12 ज़्यादा है परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल से, बट यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे तो 24 मीटर ज़्यादा है, बट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो 12 यूनिट ज़्यादा है। तो यहाँ पे 12 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 24 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 2 मीटर हो जाएगी, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 मीटर हो गई तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 2, इसका मतलब यहाँ पे 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 मीटर हो जाएगा। एंड यहाँ पे ब्रेथ क्या हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 2 मीटर, मतलब यहाँ पे 6 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ का रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। इसका मतलब 10 मीटर × 6 मीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, अ कंटेनर कंटेन्स 3/5 ऑफ द मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पे 3/5 क्या है,
यहाँ पे मिल्क है, ठीक है, तो यहाँ पे मिल्क बना देता हूँ। एंड रेस्ट वाटर, अब यहाँ पे 3/5 मिल्क है तो वाटर कितना होगा गाइज, यहाँ पे 2/5 होगा। हम ऐसे भी बोल सकते थे गाइज, अ कंटेनर कंटेन्स 3/5 ऑफ द मिल्क, मतलब यहाँ पे 5th यूनिट टोटल होगा तो उसमें से यहाँ पे 3 यूनिट क्या होगा, मिल्क होगा। एंड द रेस्ट वाटर, अगर यहाँ पे 5th में से 5 यूनिट में से 3 यूनिट अगर मिल्क होगा तो रेस्ट कितना बचा, यहाँ पे 2 यूनिट यहाँ पे वाटर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, मतलब टोटल यहाँ पे 5 यूनिट होगा, ठीक है। तो सिंपल वे में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको ही मैं यहाँ पे अच्छे से सिंपल वे में बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 यूनिट क्या होगा, 3 यूनिट यहाँ पे मिल्क होगा, यहाँ पे 2 यूनिट क्या होगा, वाटर होगा। एंड टोटल क्या हो गया, यहाँ पे 5 यूनिट हो गए। अब आगे क्या बोला है, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी टेकन अवे एंड रिप्लेस बाय एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर सो दैट द मिक्सचर हैज मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:1। इनिशियली 60 लीटर ऑफ मिक्सचर वॉज प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि मिक्सचर इनिशियली कितना था, यहाँ पे 60 लीटर था, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 लीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 12 लीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 12 लीटर हो जाएगी। एंड 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू यहाँ पे 12 लीटर हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 36 लीटर वैल्यू हो जाएगी। एंड यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 24 लीटर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब गाइज आपको आगे क्या पूछा है ये भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से मैं मिटा के बना देता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो आपको क्या बोला है गाइज, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मस्ट बी टेकन अवे, तो यहाँ पे कितना मिक्सचर हमें निकालना पड़ेगा जिससे कि उतना ही हमें यहाँ पे वाटर ऐड करने के बाद, उतना ही यहाँ पे वाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे मिक्सचर क्या होगा, यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। तो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे 1:1 होगा। अब गाइज आपने एक ध्यान में नोटिस की होगी चीज़, अगर आपके यहाँ पे घर पे लेमन शरबत बनता होगा, ठीक है, लेमन जूस बनता होगा समर के सीज़न में, तो अगर उसमें से आपने 1 गिलास लेमन शरबत निकाल लिया तो लेमन की क्वांटिटी एंड यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी बाकी के रिमेनिंग शरबत में यहाँ पे चेंज होती है क्या, नहीं होती है। आप यहाँ पे 1 गिलास निकालिए, 2 गिलास निकालिए, 3 गिलास निकालिए, यहाँ पे जितना भी रिमेनिंग बचेगा उसमें भी यहाँ पे लेमन एंड यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी सेम रहेगी, यहाँ पे भी शुगर एंड लेमन की क्वांटिटी सेम रहेगी। एंड यहाँ पे एवरी ग्लास में यहाँ पे शुगर एंड लेमन की क्वांटिटी सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं होता है ना कि अगर आपने इस जार में से 1 गिलास यहाँ पे आपने जूस पी लिया तो इस जार में अब यहाँ पे लेमन की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई या फिर शुगर की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो वैसे गाइस यहाँ पे टोटल मिक्सचर में से अगर मैं कुछ अमाउंट यहाँ पे रिमूव भी करता हूँ तो यहाँ पे जितना भी रिमेनिंग बचता है, जितना भी यहाँ पे रिमेनिंग बचता है ना, वहाँ पे सेम यहाँ पे रेशियो होता है, ठीक है, वहाँ पे रेशियो चेंज नहीं होता। यहाँ पे जो रेशियो था ना वही रेशियो यहाँ पे सेम रहता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी भले ही कम हो जाएगी बट रेशियो चेंज नहीं होता है गाइस, रेशियो सेम रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे 10 लीटर होगी तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 लीटर होगी। यहाँ पे क्वांटिटी भले ही कम हो जाएगी बट यहाँ पे जो भी कंटेंट रहेगा लेमन एंड यहाँ पे शुगर का, वो कंटेंट यहाँ पे 100 लीटर में भी सेम प्रोपोर्शन में रहेगा एंड यहाँ पे 10 लीटर के भी इसमें सेम प्रोपोर्शन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 3:2 की रेशियो मिल गई, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अब आपको इतने ही इस पे फोकस करना है। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने सिर्फ वाटर ऐड कर दिया। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया बट यहाँ पे हमने मिल्क ऐड कर दिया क्या गाइज, यहाँ पे हमने मिल्क तो नहीं ऐड कर दिया। अगर गाइज हमने यहाँ पे मिल्क ऐड ही नहीं किया तो यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 3 यूनिट थी तो यहाँ पे भी 3 यूनिट होनी चाहिए बट यहाँ पे तो 1 यूनिट है, तो इस 1 यूनिट को 3 यूनिट बना दीजिए। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बट कोई भी रेशियो में एक ही क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 3:3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3:3 की रेशियो मिलेगी। तो यहाँ पे मिलेगा 3 एंड यहाँ पे मिलेगा 3। अब हमने यहाँ पे मिल्क ऐड किया क्या, नहीं किया। तो यहाँ पे मिल्क ओरिजिनल पहले जितना था उतना ही मिल्क यहाँ पे, बट हमने यहाँ पे वाटर तो ऐड कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे वाटर कितना ऐड कर दिया, हमने यहाँ पे x क्वांटिटी वाटर ऐड कर दी बट यहाँ पे तो हमने यहाँ पे 1 यूनिट वाटर ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट थे एंड यहाँ पे कितने यूनिट हो गए, यहाँ पे 3 यूनिट हो गए। तो
हमने यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ा दिए, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू तो आपको यहाँ पे पता थी, 1 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे तो 12 लीटर निकाली थी। इसका ही मतलब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 12 लीटर हो जाएगी। इसका ही मतलब यहाँ पे हमने कितना वाटर ऐड कर दिया, यहाँ पे x लीटर मतलब 1 यूनिट मतलब यहाँ पे 12 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 12 लीटर वाटर ऐड कर दिया। इसका ही मतलब यहाँ पे हमने कितना मिक्सचर निकाला था, यहाँ पे 12 लीटर मिक्सचर निकाला था, ठीक है। यहाँ पे x लीटर निकाला था एंड यहाँ पे x लीटर ऐड कर दिया था एंड यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे 12 लीटर आ गई। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा था, हाउ मच मिक्सचर मस्ट बी टेकन अवे, ठीक है। तो हमने कितना मिक्सचर निकाला था, यहाँ पे 12 लीटर मिक्सचर निकाला था। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। इतने डिटेल वे में आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन कोई भी नहीं पढ़ाएगा गाइज, एंड वो भी प्रैक्टिस के सेशन में। तो चलिए गाइज आज का सेशन एंड करते हैं। आज हमने काफ़ी अच्छे क्वालिटी के, काफ़ी बेस्ट लेवल के क्वेश्चन किए एंड मैं चैलेंज करता हूँ कि ये क्वेश्चन करने के बाद आपको किसी भी प्रीलिम्स में, फिर वो क्लरिकल की प्रीलिम्स हो या फिर पीओ की प्रीलिम्स हो या फिर एसबीआई का पेपर हो, आईबीपीएस का हो, आरआरबी का हो, या फिर क्लरिकल का मेंस का पेपर हो, या फिर क्लरिकल के या फिर पीओ के मेंस के पेपर के डीआई में भी ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपके काम आने वाले हैं। तो ये अरिथमेटिक के अलावा आप कभी भी मेंस नहीं निकाल सकते गाइज। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अगर बेस्ट सीरीज मैंने कोई निकाली है तो ये अरिथमेटिक रिवीजन की सीरीज है। तो प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आप शेयर करोगे तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।